यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर वंदे मातरम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है, जिसको कि पूरे देश भर में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया है। ये जो आने वाले 25 वर्ष हैं, एक तरह से पूरे भारतवर्ष के लिए स्वर्णिम काल है। इस अमृत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य जो भारत की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुए हमारे सेनानी हैं, उनके बलिदान को देश दुनिया के सामने लाना, उनके गौरवमय इतिहास को हम सभी से परिचित कराना उद्देश्य है। इस क्रम में कई नाम ऐसे भी हैं जिनसे बहुत ज्यादा लोग परिचित नहीं हैं। उसी क्रम में रानी गाइडिंलिउ भी एक नाम है, जो कि नारी शक्ति का बहुत ही बड़ा उदाहरण है। रानी गाइडिंलिउ के जन्म दिवस 26 जनवरी को अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने नारी शक्ति दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। मैं अब कार्यक्रम की शुरुआत के लिए दीप प्रज्वलन के लिए नारी शक्ति को आमंत्रित करना चाहती हूँ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता का परिचय आप सभी को कराना चाहूंगी। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर फिरमी पोडो, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर, टीम, दिल्ली गर्ल्स बीएन एनसीसी JNU. She is also associated with Center for Northeast Study on various projects. Her specialization is Sociology of Mass Communication, Sociology of Development. मुख्य वक्ता के उद्बोधन से पहले मैं वनवासी कन्या छात्रावास जगतपुरा रुद्रपुर उत्तराखंड की बालिकाओं को समूह गीत के लिए आमंत्रित करती हूँ। आओ बच्चों, मैं तुम्हें सुनाती हूँ रानी माँ गाइडिंलिउ की कहानी। आओ बच्चों, मैं तुम्हें सुनाती हूँ रानी माँ गाइडिंलिउ की कहानी। वो बहुत ही सुंदर कोहिनूर की तरह, वो बहुत ही निडर रानी लक्ष्मी की तरह, वो बहुत ही बोली थी हमारी रानी माँ। आओ बच्चों, मैं तुम्हें सुनाती हूँ रानी माँ गाइडिंलिउ की कहानी। आओ बच्चों, मैं तुम्हें सुनाती हूँ
रानी माँ जैसे कोई नहीं, रानी माँ जैसे कोई नहीं। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अब मैं जगतपुरा कन्या छात्रावास की बालिकाओं जेवी नागा में रानी माँ का अभिवादन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस पवन अवसर पे आप सभी के समक्ष मैं एक ऐसी वीरांगना की कहानी लेके आई हूँ जिन्हें देश के लोगों ने पूर्वोत्तर की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा है। भारत के नागा आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेत्री थी जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। उनको भारत सरकार द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में 1982 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। भारत के एक ऐसे स्वतंत्रता के लिए भारत की एक वीरांगना जिन्हें हम रानी माँ गाइडिन्यू के नाम से जाने जाते हैं, वह नागालैंड में क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान ही वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए ही इन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, जिनको अंग्रेजों ने पूर्वोत्तर का आतंक भी कहा था। नेहरू जी 1937 में उनसे मिलके उनको नमन करके नागांव की रानी इस नाम से उनको सम्मानित किया, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एकमेव नारी जिसको अंग्रेजों ने आजीवन कारावास की भी सजा दी। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में इनको जेल मुक्त करने के लिए सुभाष जी के अध्यक्षता में एक मत से प्रस्ताव पारित हुआ। वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें असाधारण महिला बताया। अपने पौरुष के बल पर सबकी माँ रानी माँ बन गई। चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण जिन्हें देवी दुर्गा का अवतार माना गया है, जिनके हाथों का स्पर्श किया हुआ जल औषधि बन जाती थी, ऐसे विस्मयकारी पौरुष वाली गाइडिन्यू की कहानी लेके मैं आप सभी के समक्ष आई हूँ। उनके बचपन की अगर हम बात करें तो जेलियांगरोंग नागा समुदाय के रंगमई जनजाति में 26 जनवरी 1915 को मणिपुर में तमेंगलोंग जिला के लंकाओ ग्राम में
जन्मी रानीमा गाइडिन्ल्यू। उनके पिता लौथना समाज व्यवस्था में शासक की भूमिका निभाने वाले पामई समाज के अगुआ थे। माता करुलुए ईश्वर भक्ति में लीन एक सात्विक नारी थी। अपने माँ बाप के 8 बच्चों में से 7वीं संतान गाइडिन्ल्यू जन्म से ही एक असाधारण बालिका थी। देवी शक्ति संपन्न गाइडिन्ल्यू की स्कूली शिक्षा वैसे नहीं हुई थी, लेकिन बड़े बड़े अंग्रेज और भारतीय अधिकारियों, खूंखार नागा आतंकवादी प्रमुख और ईसाई मिशनरी के दांत खट्टे कर देती थी। जेलियांगरोय समाज मणिपुर के तेमेलोंग जिले, असम के कछार और नॉर्थ कछार हिल्स यानी वर्तमान जिन्हें हम दिमा हसाओ जिले से जानते हैं और वर्तमान नागालैंड के दक्षिण पेरेन जिला क्षेत्र में रहता है। यहाँ अंग्रेज अपने शासन का विस्तार कर रहे थे। गाइडिन्ल्यू जी के गुरु हेपाओ जादोना सशस्त्र जेलियांगरोंग सेना का गठन कर अंग्रेजों का बहिष्कार कर रहे थे। मात्र 13 साल की उम्र में गाइडिन्ल्यू जी ने हेपाओ जादोनांग को इस स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ने का फैसला किया। जेलियांगरोंग नागा समुदाय में सुधार के लिए हेरेका आंदोलन छेड़ा गया था। बाद में यह धार्मिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन में बदला गया। इसका मुख्य कारण नागाओं पर अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के थे। इसका एकमात्र मकसद मणिपुर और नागा आबादी वाले क्षेत्र से ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को उखाड़ फेंकने का बन रहा था। 4 मणिपुरियों का हत्या का मिथ्या आरोप लगाकर अंग्रेजों ने दुर्भाग्यवश 29 अगस्त 1939 को इम्फाल जेल में जादोनांग को फांसी दी गई। उनके बाद गाइडिन्ल्यू ने सेना की कमान संभाली और अंग्रेज सेना पर आक्रमण आरंभ किया। 16 मार्च 1932 को असम के हंगरुम ग्राम में अंग्रेज के सैन्य शिविर यानी असम राइफल्स पर धावा बोलकर उनके 5 सैनिकों को दिन दहाड़े मार दिया। इस स्वतंत्रता की घनघोर लड़ाई में 7 नागा बहादुर भी शहीद हुए थे। गाइडिन्ल्यू जी से परेशान मणिपुर राज दरबार में कार्यरत उस वक्त हार्वे यानी एक अंग्रेज अधिकारी ने दुर्भाग्य से मणिपुर राजा की इच्छा के विपरीत गाइडिन्ल्यू को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए पहले 200 रुपये और बाद में 500 रुपये पुरस्कार की घोषणा की। इसको पकड़ने वाले गांव को 10 वर्ष के लिए पूरे कर मुक्त करने का ऐलान भी किया गया था और इस काम के लिए चर्च को भी लगाया गया था। धर्मांतरित सभी ईसाई गाइडिन्ल्यू का विरोध वैसे कर तो नहीं रहे थे, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट ने चर्च का साथ दिया इसमें। पोइलवा ग्राम में एक गद्दार ने धन के लालच में रानी गाइडिन्ल्यू जी के खिलाफ जासूसी की और 18 अक्टूबर 1932 को पोइलवा ग्राम से उनको कैद किया गया। गाइडिन्ल्यू की जो देवी शक्ति, संगठन, कौशल और लोकप्रियता से भयभीत होकर अंग्रेजों ने उन्हें कोहिमा में बस 2 महीने, फिर इम्फाल में 5 महीने, गुवाहाटी में 1 साल, शिलोंग में 3 वर्ष, आइजोल में 3 वर्ष और टूरा जिले में अक्टूबर 1947 तक उनको रखा था। जून 1938 में नेहरू जी ने प्रभावशाली ब्रिटिश कंजर्वेटिव सांसद लेडी नैन्सी एस्टर तथा इनके सहयोगी सांसदों से आग्रह कर गाइडिन्ल्यू को जेल से छुड़वाने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें पूर्वोत्तर का आतंक और खतरनाक नागा लड़की कहकर जेल से रिहा करने से इनकार कर दिया। दुर्भाग्य की बात है कि अंग्रेज इनफैक्ट आज़ाद भारतवर्ष में भी असम और मणिपुर के राज्य सरकारों ने इनको खतरनाक ही मानते रहे और इसलिए इन्हें जेल से छोड़ना नहीं चाह रहे थे। नेहरू जी को जब पता चला तो वे दोनों राज्य सरकारों पर नाराजगी जताई और गाइडिन्ल्यू जी को तत्काल रिहा करने की आदेश दिए। जैसे कि मैंने कहा, दुर्भाग्य की बात है कि अंग्रेजी पर आज़ाद भारतवर्ष में यानी स्वाधीन भारत में भी आसाम और मणिपुर के राज्य सरकार इनको खतरनाक ही मानते रहे और इसीलिए इन्हें जेल से नहीं छोड़ना चाह रहे थे। इनफैक्ट अपने वहाँ स्थान देने से भी उन्होंने इनकार कर दिया था। गाइडिन्ल्यू को रिहा तो बाद में कर दिया गया, लेकिन कोई भी इन्हें अपने राज्य में रखने पर राजी नहीं हुए। और ये चौंकने की बात है कि अपने गांव लंकाओं में भी उन्हें आने नहीं दिया गया था।
इसलिए इन्हें नागा हिल्स जिले के युमरुक नामक चांग नागा के गांव में 1952 तक गृह बंदी यानी हाउस अरेस्ट करके रखा गया था। इसी बीच यानी 1952 से 1959 तक तमिलों और लंकाओं में रहकर उन्होंने हरकत धर्म का प्रचार करने का प्रयत्न किया और सार्वजनिक कल्याणकारी कार्यों में बिताना का फैसला किया। लेकिन एनएनसी यानी नागा नेशनल काउंसिल जैसे आतंक को रोकने के लिए इन्होंने 1960 में दोबारा हथियार उठाया, 1000 जवानों की सेना खड़ी की और 1966 तक फीजों के आतंकवादियों तथा चर्च के धर्मांतरण के कुचक्र से देश और धर्म की रक्षा करती रही। रानी मां की हत्या करने के लिए नागा नेशनल काउंसिल और चर्च ने सारे हथकंडे अपनाए जो वो फेल भी हो चुके थे। रानी मां के सैनिकों ने न्योलम गांव में फीजों के 9 आतंकवादियों को भी मार गिराया था। मुख्यमंत्री श्री शिलो आओ ने कोहिमा के जिलाधिकारी यानी डीसी सुभाष चंद्र देव जी को रानी गांधी जी को पकड़ने का दायित्व दिया। देव को आतंकवादियों को समर्पण करने का वैसे बृहद अनुभव था और रानी मां को वे श्रद्धा भी करते थे। इसीलिए अपना खतरा मोल लेकर देव जी ने रानी मां जी की ट्रेनिंग हैनिमा से घनघोर जंगल के बीच से पैदल चलकर न्योलसांग गांव के पास पर्वत चोटी पर बने रानी मां के सैन्य शिविर में रानी मां को मिले और रानी मां गांधी जी के सारे शर्तों को स्वीकार करने का फैसला किया। बड़ी मुश्किल से इनको हथियार समर्पण करने के लिए राजी भी किया गया। परिणाम 20 जनवरी 1966 को ट्रेनिंग में रानी मां ने डिप्टी कमिश्नर एस.सी. देव जी के समक्ष अपने 320 सिपाहियों के साथ आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के बाद राज्य सरकार ने रानी माया को कोहिमा की फॉरेस्ट कॉलोनी में सरकारी आवास एवं पुलिस सुरक्षा का भी मुहैया करवाया। रानी मां का पूरा व्यय और प्रवास उस वक्त खर्च राज्य सरकार ही वहन कर रही थी। इनका घर एक पर्यटन स्थल हो गया था इनके लोकप्रियता के कारण। जनजातीय क्षेत्र के प्राय सभी स्वतंत्रता सेनानी या तो सन्यासी होते थे या फिर सन्यासी प्रवृत्ति के थे, क्योंकि अंग्रेज राजनीतिक आक्रमण के साथ धर्म और संस्कृति पर भी प्रहार कर रहे थे। जेलियांगरोंग क्षेत्र में भी यही हुआ। इसलिए रानी मां ने अपने गुरु हेपाओ जादेंग द्वारा प्रस्तुत जेलियांगरोंग हरक्का नामक धर्म सुधार आंदोलन को गांव-गांव में विस्तार किया। हरक्का मंदिरों का भी निर्माण किया गया। वहां पे रंगमय वेश में देवी लक्ष्मी और विष्णु भगवान का भी प्रतिमा स्थापना किया। पुराने भजनों का संकलन किया, नए भजन और गीतों का स्वयं रचना भी किया। उसे प्रकाशित कर प्रचार भी किया गया। नवीन पूजा पद्धति विकसित का प्रचारित किया ताकि ईसा मिशनरी का सामना किया जा सके। हरक्का मंदिर और परिमार्जित जेलियांगरोंग परंपराओं के इर्द गिर्द पूरे समाज को संगठित किया गया। नागा धर्म संस्कृति रक्षा एसोसिएशन संस्था का भी स्थापना किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में उस वक्त से स्नातक किए गए चर्च के बाइबल की शिक्षा प्राप्त और नागालैंड के इम्तुमा ग्रामवासी पाओ एन.सी. जेलियांग को हरक्का धर्म में घर वापसी करवाया गया और जेलियांगरोंग हरक्का एसोसिएशन का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया उनको। श्री राम कुआई वांगवे न्यूमे को संगठन का महामंत्री बनाया गया। असम और मणिपुर के सीमावर्ती भुवन पहाड़ को संगठित धर्म यात्रा शुरू की गई थी, क्योंकि समाज का यह विश्वास है कि भुवन पहाड़ पर भगवान विष्णु का जागृत स्थान है। गांव-गांव में हरक्का मंदिर बनवाया गया। रानी मां गांव-गांव में हरक्का धर्म प्रचार यात्राएं आयोजित करने लगी। स्वयं रानी मां छोटे बड़े सभी गांवों का प्रवास कर समाज को ईसाई मिशनरी के कुचक्र से सावधान करने लगी। हिंदू समाज, हिंदू धर्म और हिंदुस्तान के बारे में चर्च द्वारा प्रचारित भ्रम को भी दूर करती रही। समय समय पर अपनी धर्म संस्कृति रक्षा के भाव जगाते हुए हरक्का सम्मेलनों का भी आयोजन होने लगा। समय की आवश्यकता को ध्यान में रख के
रानी माँ गाइदिलु जी ने हरक्का महिला और युवा संगठन भी खड़ा किया। इसी दौरान और एक संपर्क के बारे में आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित जोरहाट हिंदू सम्मेलन 1970 में रानी माँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम पूजनीय श्री गुरुजी और पेजावर मठ के स्वामी विश्वेश्वर तीर्थ महाराज को भी मिले थे। सम्मेलन में रानी माँ ने घोषणा की कि प्रकृति पूजक वनवासी समाज जिसे ईसा मिशनरी अपने चुंगल में फंसा रही है वह हिंदू समाज के ही एक अभिन्न अंग है। रानी माँ ने प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर 27 से 29 जनवरी 1979 को विहिप द्वारा आयोजित द्वितीय विश्व हिंदू सम्मेलन में भाग लिया। दिल्ली में संघ चालक लाला हंसराज जी की उपस्थिति में रानी माँ संघ के एक कार्यक्रम में विशेष अतिथि भी रही है। वनवासी कल्याण आश्रम से रानी माँ का जो संबंध है वह 1878 से ही रहा है। कल्याण आश्रम के संस्थापक श्री बाला साहेब देशपांडे जी उनको कोहिमा में मिले थे और प्रदीप की चर्चा की थी। उसी दौरान रानी माँ ने इच्छा व्यक्त किया कि हिंदू नागाओं बच्चों को पढ़ने की अच्छी एक व्यवस्था होनी चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर हुए नागा छात्र और छात्राओं को नागालैंड से बाहर यानी गोरखपुर, रायपुर, दिल्ली, नागपुर, भिवानी, सहारनपुर और रुद्रपुर आदि स्थानों पर ताकि भेजा जा सके। नागालैंड के टेनिंग गांव में जेलियांगरोंग हरका स्कूल की भी स्थापना की 1984 में। 1985 में भिलोई में आयोजित वनवासी कल्याण आश्रम के प्रथम महिला सम्मेलन में रानी माँ को मुख्य अतिथि का रूप में आमंत्रित किया गया था। नागालैंड में कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं के लिए एक रक्षा कवच बन गई थी रानी माँ गाइदिलु जी। इनके आशीर्वाद के कारण कल्याण आश्रम के कार्य का जेलियांगरोंग के अलावा भी अंगामी और चाकीसांग क्षेत्र में इनका विस्तार किया गया। विभिन्न राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान को लेकर भी रानी माँ गाइदिलु जी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अलग अलग विषय पर ज्ञापन किए, जैसे कि धर्म स्वतंत्रता विधेयक 1978 के समर्थन में, असम आंदोलन द्वारा बांग्लादेशी मुसलमानों को खदेड़ने की मांग के समर्थन में, फिर 1986 में पॉप के भारत आगमन के विरोध में भी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के समर्थन में भी। 1991 में अपने जन्म स्थान लुकाओ लौटते हैं रानी माँ गाइदिलु जी, लेकिन दुर्भाग्य से 17 फरवरी 1993 को लंकाओ में 78 वर्ष के आयु में इनका स्वर्गवास हो जाता है। उस वक्त माननीय राज्यपाल जी की उपस्थिति में पूरे राज्य के सम्मान के साथ उनका अंत संस्कार भी किया गया। 1972 में रानी माँ गाइदिलु जी को ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1982 में पद्म भूषण और 1983 में विवेकानंद सेवा पुरस्कार उनको दिया गया। रानी माँ के कार्य के सम्मान में डाक टिकट 1996 में जारी किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अगस्त 2015 को रानी गाइदिलु जी के जन्म शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। इसी मौके पर स्मारक सिक्के जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें रानी माँ कहते हुए संबोधित किया। और ये भी आप सभी को बता दें कि भारत के जाने माने पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान यानी IIMC में रानी गाइदिलु के नाम पर एक महिला छात्रावास भी है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रानी माँ गाइदिलु जी को सम्मान देते हुए रानी माँ गाइदिलु मार्ग के नाम पे एक मार्ग भी प्रतिष्ठा किया गया। भारत सरकार ने भारत के इतिहास के जिन 5 प्रमुख महिलाओं के सम्मान में स्त्री शक्ति पुरस्कार शुरू किया था, उनमें से एक रानी गाइदिलु का भी नाम है। उनके नाम पर भारतीय तटरक्षक के एक जहाज का नाम भी रखा गया है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी वीरांगना कहानी लेके आई हूँ
जिन्होंने सिर्फ उत्तर पूर्व भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बहुत जगह और प्रांत में भी अपना कंट्रीब्यूशन या अपना नाम फहराया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ फोर्सेस के कारण, कुछ एंटी सोशल फोर्सेस के कारण इसे और अनेक वीरांगना का कहानी अभी भी इतिहास में जितना सम्मान मिलना चाहिए या जिन्हें जितने एकेडमिया में उनको चर्चा करना चाहिए उतना हम नहीं कर पाते हैं। और इसी के कारण काफ़ी विभ्रांतियाँ भी फैलाया गया था उस वक्त। और आज उनको नमन करते हुए, रानी माँ गांधी जी को नमन करते हुए और ऐसे अनेक वीरांगनाओं को याद करते हुए हमें इनकी कहानियाँ भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के प्रांत में, हर प्रांत में इनको फैलाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और इसी तरह ही हम भारत के ये जो बृहद जो सभ्यता है, जो अभी तक कंटिन्यू सालों से जो कंटिन्यू चले आ रहे हैं, इसी को हम अखंड यूनाइटेड यानी एक करके रख सकते हैं अगर हम ऐसी वीरांगनाओं की कहानी को एक मर्यादापूर्ण अगर हम उनको सम्मान दे सके। तो ये इसे कहते ही इन्हीं कुछ शब्दों से मैं आज अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और आशा करती हूँ और आज इस पावन अवसर में यही मेरी अपेक्षा है कि रानी माँ गांधी जैसे ऐसे वीरांगनाओं ही हमारे आदर्श होने चाहिए और ऐसे कहानियों से ही हमें सीख मिलनी चाहिए। यही उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। नमस्कार, धन्यवाद।